हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। तो हम जो है इसके अंदर चीट कोड यानी कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी लॉजिकल थिंग्स देखेंगे जो कि पीवाईक्यू है 2024 का पॉलिटिकल साइंस का। और हम जो है इस चीट कोड के तहत जो है कुछ क्वेश्चन जो है आसानी से सोल्व करेंगे। बिना हम अगर इसका आंसर नहीं भी पता होगा तो भी जो है हम आसानी से ऐसे हम सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत आपको काम आएगा एग्जाम में। और ये जब एग्जाम देने जाएंगे, जब इस तरीके से आप करके जाएंगे एग्जाम में, तो आपको बहुत हेल्प करेगा ये। साथ में जो है अगर ये आपको ज़रूर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और जो है इसको लाइक सब्सक्राइब करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। देखो, इस चीट कोड से क्या होगा कि आपको 7 से कम 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप खुद ही जो है लॉजिकली कर सकते हो, यानी दिमाग लगा के। तो यानी बहुत इंपॉर्टेंट चीट कोड है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें पूछा है कि वो हु वाज द लीडर ऑफ एंटी कास्ट मूवमेंट। देखो, पहला जो वर्ड है एंटी कास्ट मूवमेंट का लीडर पूछ रहा है, इसमें कौन है। ठीक है, एंड फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। सपोज करो आपको ये नहीं पता है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के फाउंडर। हम भी नहीं, मुझे भी नहीं पता, मैं भी जानता हूँ। ये मान लो मुझे भी नहीं पता। आप मान के चलोगे अलग वर्ड, बट आपको ये आइडिया थोड़ा पता है। मान लो क्वेश्चन आता नहीं लेकिन आपको थोड़ा ये आइडिया लगा है एंटी कास्ट मूवमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चंस का ऑप्शन देखो, देखो यहाँ पे गौर से देखो कि आचार्य नरेंद्र देव, रफी अहमद किदवई है, के गोपालन है, बाबा शाह और भीमराव अम्बेडकर। अब यहाँ पे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि भीमराव अम्बेडकर जी ने जो है बहुत कास्ट मूवमेंट किया था। उन्होंने जो है छोटी कास्ट के लिए काफी लड़ाई लड़ी थी। तो कहीं ना कहीं एंटी कास्ट मूवमेंट जो है वही चला सकते हैं, यानी वही जो है उनका रोल होगा काफी बड़ा। तो हमें आइडिया नहीं, बट हमने थोड़ा लॉजिकली सोचा कि एंटी कास्ट मूवमेंट किससे रिलेटेड है, भीमराव अम्बेडकर से। तो हमारा आंसर इजीली जो हमें मिल गया। और हमारा आंसर जो है इजीली हमें पता चल गया कि कहीं ना कहीं बाबा शाह भीमराव अम्बेडकर का रोल इसमें होगा। तो इस एक वर्ड से जो है आपको आइडिया लग गया कि जो है इस चीट कोड से कि आपको आंसर क्या हो सकता है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इसका सही आंसर है। तो ये आप देख सकते हो कि हमें ये नहीं पता था, उसके बावजूद भी हमने कहीं ना कहीं एक आइडिया लिया कि एंटी कास्ट मूवमेंट जो है एक पर्सन ने चलाया है। काफी फेमस पर्सनैलिटी है भीमराव अम्बेडकर। तो हमें जो आंसर इसलिए हमें मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देखते हैं क्या बोला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो ये क्वेश्चंस देखो, आप थोड़ा सा इसको समझो कि टू नेशन थ्योरी। देखो, टू नेशन थ्योरी एडवांस बाई विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी। पार्टी पूछ रहा है किसने। देखो, आपको इतना आइडिया होगा कि टू नेशन थ्योरी जो है इंडिया पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान जो है अपने आप को अलग करना चाहता था। बेसिकली वो कहता था ये मुल्क एक का नहीं बल्कि दो धर्मों का देश है, तो इसलिए जो है इसको अलग करना चाहता था। ठीक है, तो पाकिस्तान बनाना चाहता था। अब तुम्हें आइडिया लग गया हो कि कहीं ना कहीं ये जो है जो पार्टी है, ये जिसने भी ये मतलब ये डिमांड रखा होगा, वो कोई पार्टी जो है अलग होगी, जिसमें तुम्हें आइडिया इजीली लग जाए। पहले हम देखते हैं जनता दल। आपको पता है जनता दल इंडियन की पॉलिटिकल पार्टी, ये कभी नहीं चाहेगी कि जो है देश जो है दो भागों में बटे। तो आप लॉजिकली सोचिए, आंसर आपका एलिमिनेट हो जाएगा। इसके अलावा जो है सोशलिस्ट पार्टी, फिर भी आप सोचोगे सोशलिस्ट पार्टी भी इंडिया की पार्टी, ये भी कभी नहीं चाहेगी कि जो है टू नेशन थ्योरी यानी दो नेशन बने। तो ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पे एलिमिनेट कर देगा। उसके बाद स्वतंत्रता पार्टी, ये भी जो है पार्टी जो है इंडिया की ही पार्टी है, तो ये भी कभी नहीं सोचेगी कि जो है टू नेशन थ्योरी डेवलप हो। तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर जो है एक बचता है मुस्लिम लीग, और यही हमारा आंसर होता है। तो मुस्लिम लीग ने ही जो है टू नेशन थ्योरी को वो किया था, एडवांस किया था बाई पार्टी, इसके द्वारा ही। तो आप लॉजिकली सोचोगे ये पार्टी जो है कभी भी डिमांड नहीं करेगी कि टू नेशन थ्योरी के बारे में। तो ये उन्होंने जानबूझ के ऐसे, तो आप खुद भी एलिमिनेट कर सकते हो। जनता पार्टी जो है आपको पता बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी थी इंदिरा गांधी के टाइम। सोशलिस्ट पार्टी हो गए, स्वतंत्र, ये सब है। मुस्लिम लीग जो एक ऐसी पार्टी थी जो डिमांड करती थी कि टू नेशन थ्योरी को। तो ऑप्शन जो है इसका सेकंड सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देखते हैं। उसके बाद देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, ट्रू अबाउट द ग्लोबलाइजेशन। देखो, मेरे को भी इसका आंसर नहीं पता, बट अब सोचते हैं। चलो पहले क्वेश्चन स्टेटमेंट देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज अ प्योरली, प्योरली मतलब पूरी तरीके से इकोनॉमिक फिनोमिना। पूरी तरीके से क्या इकोनॉमिक फिनोमिना है ग्लोबलाइजेशन। मतलब आपने पढ़ा होगा ग्लोबलाइजेशन बहुत डायमेंशनल है, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जो है कल्चरल, बहुत सारी चीज़ें जो है एक्सचेंज होते हैं, उसमें डेवलप होते हैं। तो ये क्या प्योरली जो है एक वर्ड, देखो एक वर्ड से जो आपको आइडिया लग गया कि ये जो है एक केवल इसी की बात कर रहा है कि इकोनॉमिक फिनोमिना, इकोनॉमिक फिनोमिना है। तो आंसर जो है आपको ये एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि आपको एक इंडिविजुअली इसकी बोल रहा है कि एक इकोनॉमिक फिनोमिना है, इसके अलावा कुछ नहीं है ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखो ये क्या बोला है, ग्लोबलाइजेशन इज प्योरली कल्चरल फिनोमिना। अब देखो केवल कल्चरल बोल रहा है, तो प्योरली देखो एक वर्ड्स हो गया, जैसे कुछ वर्ड होते हैं जैसे ओनली, प्योरली,
ठीक है। ये सब ऐसे वर्ड है जो कि मतलब ज़्यादातर मोस्ट केस में गलत ही होते हैं, ठीक है। तो प्योरली बोला है कि कल्चरल फिनोमिना है, कल्चरल फिनोमिना, तो ये भी स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि बहुत सारे जो ग्लोबलाइजेशन मिक्स ऑफ थिंग्स थे, ठीक है। नेक्स्ट है देखते हैं फोर्थ पहले स्टेटमेंट देखते हैं, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ बोला कि इट हैज़ ए यूनिवर्सल इम्पैक्ट, यूनिवर्सल मतलब पूरी तरीके से इम्पैक्ट किया था ऑल स्टेट एंड सोसाइटी। ऐसा कुछ नहीं है कि हर एक चीज़ पे इफेक्ट किया था इसने, यूनिवर्सल मतलब पूरी बात कर दी इसने। तो ऐसा भी नहीं है कि एक्सट्रीम वर्ड यूज नहीं करना, इसमें यूनिवर्सल ओवल एकदम पूरा हो गया, ऐसा नहीं। तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन क्या था, मल्टी डायमेंशनल था। जब आप तीनों एलिमिनेट करेंगे इसलिए आपको आंसर मिल जाएगा मल्टी डायमेंशनल फिनोमिनन, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो इसका 3 जो है राइट आंसर होगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने वर्ड्स का यूज किया है और आंसर जो है किस तरीके से इन्होंने जो है बनाया है। तो आप अगर वर्ड्स के भी ध्यान रखें क्या उन्होंने वर्ड यूज किया, प्योरली बोला है कि एक ही चीज को बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है ग्लोबलाइजेशन बहुत सारी चीजों का थिंग्स था, इसलिए जो है मल्टी डायमेंशनल। ऑप्शन 3 जो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखो यहाँ पे व्हाट इज द फुल फॉर्म, स्टार्ट। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन टोल। अब टोल भाई आपको पता है कि आप अपनी गाड़ी लेके जाते हैं तो टोल कटता है, तो क्या स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन टोल होगा, टोल कम करने के लिए स्टार्ट चलाया गया था टोल। तो इस वर्ड से ही आपका जो आंसर ये जो है ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, ट्रीटी है यहाँ पे, पहले देते थर्ड वाला, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन टैक्टिक्स। टैक्टिक्स यानी टैक्टिक्स क्या होगा, टैक्टिक्स इसमें कोई वर्ड ऐसा नहीं है कि जो टैक्टिक्स उसमें रिडक्शन के लिए टैक्टिक्स करे। अब आप कोई आप स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन कर रहे हो तो उसमें टैक्टिक्स थोड़ी ना खेलोगे। और नेक्स्ट देखो इसमें 4 ऑप्शन दिखा है, टैक्स दे रखा है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन टैक्स। टैक्स की आर्म्स की बात हो रही है यहाँ पे, रिडक्शन टैक्स की बात नहीं हो रही, तो आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो। इसलिए देखो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, यहाँ पे ये जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हम ट्रीटी मोस्टली चीज़ों में करते हैं, चाहे वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रीटी, हम ट्रीटी जो है एक वो होता है जो काफ़ी सारे जो है मिलकर कंट्रीज जो है आपस में करते हैं, तो स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी होगा। यहाँ पे देखो तीनों ही स्टेटमेंट को इन्होंने कैसे मेंशन कर रखा है, 3 स्टेटमेंट में जो लास्ट के वर्ड है, बाकी देखो ये 3 स्टेटमेंट शुरू के वर्ड से वो सारे एकदम सेम है। देखो स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन, स्ट्रेटेजिक आर्म, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने क्वेश्चंस को बनाया है। और आप देखो सब में जो कोई एक गलती कर रखी है, टैक्टिक्स टैक्स एंड टोल, देखिए यहाँ पे ट्रीट लगा है। कोई भी अगर पर्सन लॉजिकली थोड़ा सोचेगा तो आंसर इसको कर सकता है टैक्टिक्स ट्रीटी। तो सही आंसर क्या होगा, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज थ्रेट टू ग्लोबल सिक्योरिटी। अब सोचो ग्लोबल सिक्योरिटी के थ्रेट की बात कर रहा है, ऐसे थ्रेट्स जो ग्लोबल की सिक्योरिटी की, पहली बात तो सिक्योरिटी की बात कर रहा है, तो क्या ह्यूमन राइट्स जो है ग्लोबल थ्रेट है सिक्योरिटी का। अब सिक्योरिटी की बात है, ह्यूमन राइट तो सिक्योरिटी में आएगा नहीं, तो इसलिए जो इसका ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। आर्म्स कंट्रोल, तो ग्लोबल थ्रेट नहीं है आर्म्स कंट्रोल, ठीक है, ग्लोबल थ्रेट नहीं है आर्म्स कंट्रोल। डिसआर्मामेंट ये भी जो है ग्लोबल थ्रेट नहीं है। और आपको पता है टेररिज्म एक ग्लोबल थ्रेट है, जो पूरी दुनिया के लिए जो एक थ्रेट है, ग्लोबल थ्रेट है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है 3 होगा ऑप्शन भी। तो आप इसलिए सोच के जो है आप आंसर कर सकते हो कि टेररिज्म जो है ग्लोबल थ्रेट है कहाँ की, पूरे वर्ल्ड की। नेक्स्ट, अब देखो इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड लोन्स एंड ग्रांट्स। देखो लोन्स प्रोवाइड करता है, ग्रांट्स टू द मेंबर ऑफ कंट्री फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट लाइक एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब सोचो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो ट्रेड को रेगुलेट करता है ना, ट्रेड को रेगुलेट करता है। आप खुद ही सोचो इसको, ट्रेड को रेगुलेट करता है, क्या ये लोन प्रोवाइड करेगा, ग्रांट को करेगा किसके डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशनल, तो नो, तो ऑप्शन तो ये ऐसे एलिमिनेट हो गया, ठीक है। फिर दूसरा जैसे जैसे फॉरेस्ट में देखो यूएन, तो इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन लोन प्रोवाइड करता है, नो, यूएनओ कभी भी लोन खुद से प्रोवाइड नहीं करता, उसमें जो नेशन काम करते हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं, बट यूएनओ खुद एक बड़ी संगठन है, वो कभी भी लोन प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। तो यूएनओ जो है आप खुद सोचो, यूएनओ कभी भी आपने पढ़ा होगा, कभी भी लोन वोन नहीं देता यूएनओ। ऑप्शन जो है 4 भी इसका एलिमेंट हो गया। फिर आता है आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ को बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, और वर्ल्ड बैंक जो आपको पता ही है। तो इसमें जो जो रियल में जो लोन प्रोवाइड करता है फॉर मेंबर कंट्री फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, लोन जो है आपको पता है बैंक प्रोवाइड करता है, इसलिए जो है बैंक प्रोवाइड करता है, तो इसमें वर्ल्ड बैंक जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 18 का सेकंड। तो आप खुद सोचो, थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते थे तो आंसर आपका इजीली हो सकता था। तो ऑप्शन जो है आपका सेकंड, जब ऐसे एलिमिनेट करोगे आप क्वेश्चन को तो इजीली जो है आप उस आंसर तक पहुंच जाओगे। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो प्राइम मिनिस्टर एंड पीरियड्स है इसके।
कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर का टाइम पीरियड आप दे रखा है। देखो HD देव गौड़ा का है, IK गुजराल है, VP सिंह है, मनमोहन सिंह है। देखो मुझे इतना पता है कि मोदी से पहले जो है मनमोहन सिंह थे, तो इनका टाइम पीरियड जो है इधर देखो पीछे का दिखा रखा है काफी लंबा। मेरे को इतना याद है कि 14 में मोदी बने थे, तो मनमोहन सिंह जो है 2014 तक थे। तो यहाँ इनका टाइम जो है मुझे आइडिया लग रहा है कि 14 तक थे। तो आप खुद एलिमिनेट कर सकते हो। देखो 2014 का इनका जो है डी का फर्स्ट मिल रहा है, डी का फर्स्ट मई 2004 से लेकर 2014 तक। लास्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे मोदी से पहले वो PM मनमोहन सिंह थे। तो आपको पहला ही ऑप्शन मिला और आपको देखते हैं डी का फर्स्ट किसमें है। तो देखो डी का फर्स्ट केवल एक में ही है, केवल एक में ही। अब सोचो एक में ही केवल डी का फर्स्ट है, बाकी डी का यहाँ पे ये दे रखा 4 दे रखा है। 4 का टाइम पीरियड क्या है, दिसंबर 1989 से नवंबर 19 नहीं, थर्ड दे रखा है, सेकंड दे रखा है। तो इसमें ऑटोमेटिकली जो है एलिमिनेट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे। और ऑप्शन जब एक ही का आपका पता चला तो आपका आंसर भी यही होगा। मुझे नहीं पता इनके क्या आंसर है कि कब कब क्या बने, बट एक पता था, आइडिया था मुझे कि मनमोहन सिंह जो है मोदी से पहले थे। आप ही ऐसी लॉजिकली लगा के आपको करना है और सोल्व करना है कि आंसर क्या हुआ। तो ऑप्शन देखो इजिली आपने जो इसमें मार्क्स ले लेते हो, आपको देखो इसमें आंसर जो है इसलिए आपको मिल जाता है केवल एक ही आंसर पता होने से। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है चीट कोड थे क्वेश्चंस के। और इसके साथ देखो लास्ट है, विच द फॉलोइंग पार्टी लीड द मूवमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पंजाब सूबा। सोचो पंजाब सूबा यानी पंजाब की बात कर रहा है। पंजाब में आपको पता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी वो पंजाब से रिलेटेड ही होगी। तो कांग्रेस है। अब देखो सोचो कांग्रेस क्यों लीड करेगी मूवमेंट को फॉर्मेशन ऑफ पंजाब सूबा, ऑलरेडी ये कांग्रेस पार्टी है अपना आप में, ठीक है। अब पंजाब सूबा बनाने की क्यों इसका डिमांड हुआ अलग से, नो, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर आता है लोक दल। लोक दल भी नहीं मांग करेगी, लोक दल का भी कोई रोल नहीं है। सीपे आपको पता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कभी भी पंजाब से इसका रिलेशन है ही नहीं। ये इसका रिलेशन है नहीं, साउथ में ज़्यादातर इसकी पार्टियाँ है। तो अकाली दल जो है एक आपने पढ़ा होगा बुक्स में अपने, अकाली दल जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है और यही जो है पंजाब से रिलेटेड है। तो इनका ये ऑप्शन ऑप्शन जो है ये थर्ड है ऑप्शन, अकाली दल, अकाली दल। ठीक है, इस तरीके से आप चीट कोड जो है माइंड में रखकर जो है जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आप इजिली जो है इसके आंसर कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये आपको जरूर हेल्प करेगा। आपको देखो 10 क्वेश्चन भी आप सॉल्व होते हैं इसमें तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए जो है आपको थोड़ा सोचना है कि किस तरीके से आंसर देना है। मान लो आपको नहीं भी आंसर पता तो आपको जो है चीट कोड का यूज़ करना है, इस मेथड का आपको लॉजिकली सोच कर जो है इसका आंसर करना है। थैंक यू।